हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से स्टार्ट कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो शून्य जो नियम है उसके बाद आता है। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो सिस्टम दिखाए गए हैं। इसमें सिस्टम अवस्था ए से अवस्था बी तक भिन्न पथों से लाया जाता है तथा प्रत्येक मार्ग में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग ऊष्मा है Q1, Q2, Q3 वो दी गई है और किया गया कार्य हर पथ में अलग अलग W1, W2, W3 से शो किया गया है। तो ऐसे में प्रयोग द्वारा ये पाया जाता है कि Q1 माइनस W1 और Q2 माइनस W2, Q3 माइनस W3 ये जो एक्सप्रेशंस आते हैं ये सब बराबर आते हैं। यानी जो ऊष्मा आप देते हैं और जो उसमें कार्य होता है उनका अंतर क्या होता है, बराबर पाया जाता है। ये जो अंतर होता है इसी को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है और आंतरिक ऊर्जा UB माइनस UA से हम शो करेंगे। यानी जिस अवस्था में आप पहुँचे हैं उस अवस्था की आंतरिक ऊर्जा और जिस अवस्था से आप आए हैं उस अवस्था की आंतरिक ऊर्जा को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है या आंतरिक ऊर्जा में जो अंतर है वो आपको मिल जाता है। तो इस संबंध को अगर हम ऊर्जा संरक्षण के नियम से समझें तब भी आप देख सकते हैं कि जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा के दो भाग होते हैं। एक तो उससे कार्य लिया जाता है और दूसरा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में ऊष्मा यूज़ होती बची हुई। तो इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम से यहाँ पे समझाया गया है कि आप जब किसी सिस्टम को निकाय को ऊष्मा देते हैं तो उस ऊष्मा से दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट में कार्य लिया जाता है तो दूसरे में आंतरिक ऊर्जा में चेंजेस होते हैं। तो आंकिक प्रश्नों में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करते समय आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। पहली ये कि समीकरण जो होगा वो Q=W + ΔU यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर निकाय को जो दी गई ऊष्मा होगी वो धनात्मक ली जाएगी तथा जो ऊष्मा रिलीज़ होगी उसे ऋणात्मक लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर निकाय जो कार्य कर रहा है वो उसे धनात्मक लेंगे और अगर निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसे आप ऋणात्मक लेंगे। दूसरा आता है इसी में ही विशिष्ट ऊष्माधारिता। आप ही जानते हैं जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उस वस्तु के ताप में वृद्धि होती है और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो उस वस्तु की मात्रा कितनी है, पदार्थ की मात्रा कितनी, द्रव्यमान कितना है, और दूसरा ताप वृद्धि कितनी हो रही है। तो ये जो दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है ये दी गई ऊष्मा के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया हुआ है Q = M ΔT। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है C, जिससे हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यह पदार्थ के लिए कांस्टेंट होती है और इसको हम डिफाइन करेंगे तो अगर आप M की वैल्यू 1 ले लें और ΔT की वैल्यू 1 ले लें तो ये उस ऊष्मा के बराबर होगा जो किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। तो इसका जो मात्रक होगा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब नियत आयतन की, स्थिर आयतन की, और एक स्थिर दाब की। इनको क्रमशः CP और CV से शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सफिक्स में P यूज़ किया गया है और जो स्थिर आयतन वाली है वो CV से शो की गई है। इसके अलावा अगर आप जो पदार्थ की मात्रा है 1 मोल ले रहे हैं तो उस केस में इसके जो नोटेशन है वो चेंज हुए हैं। इन्हें गैस की ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इन्हें कैपिटल CP कैपिटल CV से शो करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता की, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब की। CP का मान CV से अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है गैस का आयतन स्थिर रखने कर 1 ग्राम अणु को दी गई ऊष्मा केवल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के काम आती है। जबकि स्थिर आयतन में आपको क्या करना होता है, जब जो ऊष्मा देते हैं उस ऊष्मा से एक तो गैस का ताप बढ़ाया जाता है और दूसरा उसमें बाह्य आयतन के विरुद्ध कार्य भी करना पड़ता है जिसमें आयतन वृद्धि होती है। तो इससे स्पष्ट है कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ती है, अर्थात गैस के स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा की धारिता से अधिक होता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, वो आज आपने डिस्कस किया है हमारे साथ। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।